कनिका ने गुस्से में आकर अपनी सौतेली बहन दीप्ति का हाथ पकड़ा, उसे घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई और जोर का धक्का देकर घर से बाहर फेंक दिया। मासूम सी दीप्ति सड़क पर गिर पड़ी। उसके घुटनों से खून निकल आया, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द उसे तब हुआ जब उसने अपने पिता की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि पापा दौड़कर उसे उठा लेंगे, लेकिन उन्होंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसी पल दीप्ति को समझ आ गया कि उसका अपना कहने वाला इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा। वो देर तक उस बंद दरवाजे के सामने बैठी रोती रही। कभी कभी दरवाज़ा खटखटाती और रोते हुए कहती, पापा मुझे अंदर आने दो, मैं अब कभी भी कोई शरारत नहीं करूँगी। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार शाम ढलने लगी। गांव के लोग उसे देखते रहे, लेकिन कोई भी उसे अपने घर नहीं ले गया। 6 साल की मासूम बच्ची धीरे धीरे गांव की गलियों में भटकने लगी। उसे नहीं पता था कि जाना कहाँ है। भूख उसके पेट में दर्द पैदा कर रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द उसके दिल में था। अगले कुछ दिनों तक वो गांव में इधर उधर लोगों से भीख मांगकर किसी तरह अपना पेट भरती रही। कोई उसे एक रोटी दे देता, कोई बची हुई सब्जी, तो कोई डांट कर भगा देता। रात को वो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाती, तो कभी किसी पेड़ के नीचे सिकुड़ कर बैठ जाती। हर रात वो अपनी माँ को याद करके रोती और सोचती, अगर माँ जिंदा होती तो शायद उसे कभी इस तरह अकेला नहीं छोड़ती। उसके छोटे छोटे हाथ ठंड से कांपते, आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। लगभग 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। एक सुबह भूख से बेहाल दीप्ति चलते चलते गांव के बाहर बनी एक छोटी सी चाय की टपरी तक पहुंच गई। वहां पर एक बुजुर्ग महिला सबके लिए चाय बना रही थी। गांव के लोग उन्हें प्यार से अम्मा कहते थे। दीप्ति कुछ देर तक दूर खड़ी होकर लोगों को चाय पीते हुए देखती रही। उसके पेट में इतनी तेज भूख थी कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बहुत हिम्मत करके वो धीरे धीरे अम्मा के पास गई और कांपती हुई आवाज़ में बोली, अम्मा मुझे थोड़ी सी चाय मिल जाएगी, बहुत भूख लगी है। अम्मा ने जब उस मासूम बच्ची का सूखा चेहरा, बिखरे बाल और आंसुओं से भरी आंखें देखी तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने बिना कुछ कहे एक गिलास गर्म चाय और एक ब्रेड उसके हाथ में रख दी। दीप्ति की आंखों में पहली बार कई दिनों बाद चमक दिखाई दी। उसने दोनों हाथ जोड़कर अम्मा को धन्यवाद कहा और वहीं बैठकर धीरे धीरे चाय और ब्रेड खाने लगी। उसी दिन उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। नाश्ता कर वो चुपचाप वहाँ से चली गई, लेकिन अम्मा की नज़रें देर तक उस बच्ची को देखती रहीं। अगले दिन दीप्ति फिर अम्मा की चाय की टपरी पर पहुँच गई। अम्मा ने बिना कुछ कहे फिर उसे चाय और ब्रेड दे दी। तीसरे दिन भी यही हुआ, चौथे दिन भी दीप्ति वहीं आई। अब अम्मा समझ चुकी थी कि ये बच्ची किसी मजबूरी में रोज़ यहाँ आती है। 5वें दिन जब दीप्ति चाय पी रही थी तो अम्मा उसके पास आकर बैठ गई। उन्होंने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटी तुम रोज़ मेरे पास क्यों आती हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? इतना सुनते ही दीप्ति की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो जोर जोर से रोने लगी। काफ़ी देर तक रोने के बाद उसने टूटे हुए शब्दों में अपनी पूरी कहानी अम्मा को सुना दी। कैसे उसकी माँ की मौत हुई, कैसे पिता ने दूसरी शादी कर ली, कैसे सौतेली माँ और सौतेली बहन उसे रोज़ सताती थी, कैसे कनिका ने उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया और कैसे उसके अपने पिता ने भी उसका साथ नहीं दिया। दीप्ति की हर बात सुनते सुनते अम्मा की भी आंखें भर आई। उन्हें लगा जैसे उनके सामने कोई अनाथ बच्ची नहीं, बल्कि उनकी अपनी बेटी बैठी हो। उन्होंने उसी पल दीप्ति का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, आज से तू अकेली नहीं है बेटी, आज से मैं ही तेरी अम्मा हूँ, तू मेरे साथ रहेगी। दीप्ति ने अविश्वास भरी नज़रों से अम्मा को देखा। उसे पहली बार किसी ने अपनापन दिया था।
वो दौड़कर अम्मा से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा भी उसे सीने से लगाए रहीं। उस दिन एक बेसहारा बच्ची को सिर्फ रहने की जगह नहीं मिली थी, बल्कि उसे माँ का आंचल वापस मिल गया था। अम्मा की छोटी सी चाय की टपरी अब दीप्ति के लिए केवल एक दुकान नहीं रही थी, बल्कि वही उसका घर बन चुकी थी। टपरी के पीछे मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा कमरा था, जिसमें अम्मा वर्षों से अकेली रहती थी। अब उसी कमरे में दीप्ति भी उनके साथ रहने लगी। पहली बार जब अम्मा ने अपने हाथों से उसे गर्म खाना खिलाया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे पुरानी लेकिन साफ चादर ओढ़ाकर सुलाया, दीप्ति की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी रिश्ते के भी अपनों से बढ़कर साथ निभाते हैं। वो रात भर भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि अम्मा हमेशा उसके साथ रहें। दूसरी तरफ अम्मा भी उसे सोते हुए देख रही थी। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। बरसों पहले उन्होंने भी अपने परिवार को खो दिया था। शायद इसी वजह से दीप्ति का दर्द उन्हें अपना ही दर्द लगा। उस दिन से अम्मा ने मन ही मन ठान लिया कि अब इस बच्ची को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगी, चाहे उन्हें खुद कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। कुछ ही दिनों बाद अम्मा दीप्ति का हाथ पकड़कर गांव के सरकारी स्कूल पहुंची। प्रधानाचार्य ने जब दीप्ति की पूरी कहानी सुनी तो उनकी आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने बिना किसी परेशानी के उसका दाखिला करा दिया। जब दीप्ति ने पहली बार स्कूल की वर्दी पहनी और अपने कंधे पर बस्ता टांगा, तो वो खुशी से आईने के सामने खुद को बार बार देख रही थी। उसकी आंखों में एक नया सपना जन्म ले चुका था। वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहती थी, ताकि अम्मा का सहारा बन सके। पहले ही दिन से उसने पूरी लगन के साथ पढ़ाई शुरू कर दी। वो कक्षा में सबसे आगे बैठती और हर सवाल का जवाब देती। जो समझ में नहीं आता उसे बार बार पूछकर सीखती। उसके शिक्षक उसकी मेहनत देखकर हैरान रह जाते। कुछ ही महीनों में वो पूरी कक्षा की सबसे होशियार छात्रा बन गई। जब भी परीक्षा का परिणाम आता, दीप्ति हमेशा प्रथम स्थान पर रहती। स्कूल के सभी शिक्षक अम्मा से कहते, आपकी बेटी बहुत प्रतिभाशाली है। ये सुनकर अम्मा की आंखें गर्व से चमक उठती। उन्हें लगता जैसे भगवान ने उनकी सोनी जिंदगी में रोशनी भर दी हो। स्कूल से छुट्टी होते ही दीप्ति सीधे अम्मा की चाय की टपरी पर पहुंच जाती। वो अपना बस्ता एक तरफ रखती और बिना कहे काम में लग जाती। कभी ग्राहकों को चाय पहुंचाती तो कभी गिलास धोती, कभी पैसे संभालती तो कभी अम्मा के पास बैठकर उनसे बातें करती। उसकी मीठी मुस्कान और भोला स्वभाव देखकर ग्राहक भी उससे बहुत स्नेह करने लगे थे। कई लोग सिर्फ उसकी हंसी सुनने के लिए चाय पीने आने लगे। कोई उसे टॉफ़ी दे जाता तो कोई पढ़ाई के लिए पेन और कॉपी। लेकिन दीप्ति कभी किसी से ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं लेती थी। अम्मा ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भीख में मिले 1000 रुपयों से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। गांव में अब लोग उसे दया की नज़र से नहीं, बल्कि सम्मान की नज़र से देखने लगे थे। उधर दूसरी तरफ कनिका और उसकी माँ अपनी दुनिया में मग्न थी। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि जिस बच्ची को उन्होंने घर से धक्के देकर निकाला था, वो जिंदा भी है या नहीं। उसके पिता भी कभी उसे ढूंढने नहीं निकले। दीप्ति कई बार बाजार में दूर से अपने पिता को देखती, लेकिन उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसका दिल चाहता कि वो दौड़कर उनसे लिपट जाए और पूछे कि आखिर उसका कसूर क्या था। लेकिन अगले ही पल उसे वो दिन याद आ जाता जब उसी पिता ने उसकी आंखों के सामने दरवाज़ा बंद कर दिया था। ये याद उसके दिल को फिर से तोड़ देती। वो चुपचाप दूसरी गली से निकल जाती। अम्मा समझ जाती कि दीप्ति फिर अपने पुराने जख्मों को याद करके रोई है। वे उसे गले लगाकर सिर्फ इतना कहती, बेटी, जिन लोगों ने तुझे ठुकराया है, एक दिन वही लोग तेरी सफलता देखकर पछताएंगे। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन इंसाफ हमेशा करते हैं। अम्मा की बातें सुनकर दीप्ति अपने आंसू पोंछ लेती
और फिर पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगती। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। हर साल के साथ दीप्ति पढ़ाई में नई ऊंचाइयां छूती गई। उसकी मेहनत, ईमानदारी और अम्मा के संस्कारों ने उसे गांव की सबसे होनहार लड़की बना दिया। लेकिन उसे बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। वो आज भी उसी सादगी से अम्मा की चाय की टपरी पर ग्राहकों को मुस्कुराकर चाय देती। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। अब वो 6 साल की सहमी हुई बच्ची बड़ी होकर एक समझदार किशोरी बन चुकी थी। दीप्ति की सुबह सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाती थी। वो सबसे पहले अम्मा के लिए चाय बनाती, टपरी के सामने झाड़ू लगाती, बर्तन साफ करती और फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल चली जाती। पूरे दिन स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती और छुट्टी होते ही बिना कहीं रुके सीधे अम्मा की चाय की टपरी पर पहुंच जाती। गांव के लोग जब उसकी मेहनत देखते तो दंग रह जाते। इतनी कम उम्र में उसने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा एक सादगी भरी मुस्कान रहती। जो लोग पहले उसे बेचारी समझते थे, अब उसी बच्ची की मेहनत और संस्कारों की मिसाल देने लगे। वो हर परीक्षा में पूरे विद्यालय में प्रथम आती और पुरस्कार जीतकर जब घर लौटती तो सबसे पहले वो ट्रॉफी और प्रमाण पत्र अम्मा के हाथों में रख देती। अम्मा की आंखें खुशी से भर आती। वो दीप्ति का माथा चूम कर कहती, बेटी तू मेरी सबसे बड़ी कमाई है। भगवान ने मुझे औलाद नहीं दी थी, लेकिन तुझे बेचकर मेरी सारी जिंदगी रोशन कर दी। ये सुनते ही दीप्ति अम्मा के गले लग जाती और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते। खून का रिश्ता ना होने के बावजूद उनका अपनापन सगी माँ बेटी से कम नहीं था। धीरे धीरे दीप्ति बड़ी होती गई और उसके साथ उसकी समझदारी भी बढ़ती गई। उसने महसूस किया कि अम्मा की छोटी सी टपरी से घर का खर्च तो चल जाता है, लेकिन उनकी उम्र अब पहले जैसी नहीं रही। घंटों खड़े होकर चाय बनाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। ये बात दीप्ति को भीतर तक परेशान करती थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अम्मा को अब ज़्यादा मेहनत नहीं करने देगी। उसने पढ़ाई के साथ साथ व्यापार की छोटी छोटी बातें सीखनी शुरू कर दी। वो ग्राहकों से विनम्रता से बात करती, उनकी पसंद याद रखती, साफ सफाई का विशेष ध्यान देती और रोज़ शाम को पूरे दिन का हिसाब अपनी कॉपी में लिखती। गांव के कई पढ़े लिखे लोग उसकी समझदारी देखकर हैरान रह जाते। एक दिन गांव में रहने वाले एक सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर उसकी टपरी पर चाय पीने आए। उन्होंने देखा दीप्ति कितने व्यवस्थित तरीके से पूरा काम संभाल रही है। उन्होंने दीप्ति से लंबी बातचीत की और उसे समझाया, अगर वो इसी ईमानदारी से आगे बढ़ती रही तो एक दिन उसकी यही छोटी सी टपरी बहुत बड़ा कारोबार बन सकती है। उस दिन से दीप्ति ने हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू कर दिए। वो अपनी ज़रूरतों पर 1 रुपया भी फिजूल खर्च नहीं करती थी। स्कूल से मिलने वाली छात्रवृत्ति, प्रतियोगिताओं के पुरस्कार और टपरी की बचत, सब कुछ वो संभाल कर रखती रही। अम्मा कई बार कहती कि अपने लिए नए कपड़े ले लो, लेकिन दीप्ति मुस्कुरा कर कहती, अम्मा अभी नहीं, पहले आपको आराम दिलाऊंगी, फिर अपने लिए सब कुछ खरीद लूँगी। ये सुनकर अम्मा का दिल भर आता। उधर दूसरी तरफ कनिका और उसकी माँ का स्वभाव पहले से भी ज़्यादा लालची और घमंडी होता जा रहा था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों को नीचा दिखाने और बिना मेहनत के सुख पाने में लगा दी थी। उसके पिता पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। जो खेत और ज़मीन कभी उनके अभिमान का कारण थे, वे एक एक करके बिकने लगे। लेकिन फिर भी ना कनिका बदली और ना ही उसकी माँ। दोनों आज भी यही सोचती कि दुनिया की सारी परेशानियों की वजह कोई और है, जबकि उनकी अपनी गलतियाँ ही उन्हें धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जा रही थी। एक दिन बाजार में अचानक कनिका की नज़र दूर खड़ी दीप्ति पर पड़ी। उसने देखा जिस दीप्ति को उसने कभी धक्के मारकर घर से निकाल दिया था, वही अब साफ सुथरे कपड़ों में आत्मविश्वास के साथ लोगों से बातें कर रही थी। उसके आसपास खड़े लोग उसका सम्मान कर रहे थे।
ये देखकर कनिका के मन में पहली बार जलन की आग भड़क उठी। उसने घर जाकर अपनी माँ को ये बात बताई। दोनों ने सोचा था कि दीप्ति कहीं भीख मांगते मांगते खत्म हो गई होगी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो पढ़ रही है और अम्मा के साथ मिलकर चाय की टपरी संभाल रही है, तो उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि ईर्ष्या दिखाई दी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, वे दीप्ति को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगी। समय फिर आगे बढ़ा। अब दीप्ति अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और उसने अम्मा की वर्षों पुरानी छोटी सी चाय की टपरी को एक नए रूप में बदलने का सपना देखा। उसने अपनी जमा की हुई सारी बचत और बैंक से मिले छोटे से ऋण की मदद से गांव के मुख्य बाजार में एक साफ सुथरी और सुंदर चाय की दुकान खोली। दुकान का नाम उसने बड़े प्यार से अम्मा टी कॉर्नर रखा। उद्घाटन वाले दिन जब बोर्ड पर अम्मा का नाम चमक रहा था, तब अम्मा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से फीता काटा और भगवान का धन्यवाद किया। गांव के लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। सभी ने दीप्ति की मेहनत और अम्मा के त्याग की खूब प्रशंसा की। दुकान खुलते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। स्वादिष्ट चाय, साफ सफाई और दीप्ति के मधुर व्यवहार ने कुछ ही महीनों में उस दुकान को सबसे प्रसिद्ध चाय की दुकान बना दिया। अब लोग दूर दूर से सिर्फ वहाँ की चाय पीने आते थे। दीप्ति हर ग्राहक को सम्मान देती, मुस्कुरा कर बात करती और हमेशा यही कहती, ये सब मेरी अम्मा का आशीर्वाद है। उसकी सफलता देखकर अम्मा के चेहरे पर जो संतोष था, वही दीप्ति की सबसे बड़ी दौलत थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और अब छोटी सी दीप्ति 28 वर्ष की एक आत्मविश्वासी, शिक्षित और सफल युवती बन चुकी थी। उसकी मेहनत, ईमानदारी और अम्मा के आशीर्वाद ने उसकी किस्मत पूरी तरह बदल दी थी। अम्मा टी कॉर्नर अब केवल एक छोटी दुकान नहीं रह गई थी। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि शहर के अलग अलग इलाकों में उसके 2 और बड़े टी कैफ़े खुल चुके थे। तीनों कैफ़े में हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लोग सिर्फ चाय पीने नहीं बल्कि वहाँ के अपनेपन भरे माहौल का अनुभव करने आते थे। दीप्ति ने अपने हर कैफ़े में ये नियम बनाया था कि कोई भी भूखा बच्चा कभी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। जो दर्द उसने बचपन में भूख और अकेलेपन का झेला था, वो नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा बच्चा भी वही तकलीफ सहे। इसीलिए हर दिन कई ज़रूरतमंद बच्चों को मुफ्त में खाना और दूध दिया जाता था। इतना ही नहीं, उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए भी एक छोटी सी सहायता योजना शुरू कर दी थी। गांव और शहर के लोग अब उसे केवल एक सफल व्यवसायी के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु और संस्कारी बेटी के रूप में पहचानने लगे थे। दूसरी ओर अम्मा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनके हाथ पहले की तरह मजबूत नहीं रहे थे। इसीलिए दीप्ति ने उन्हें किसी भी तरह का काम करने से मना कर दिया। अम्मा अब रोज कैफ़े के कोने में आराम से बैठती, आने जाने वाले लोगों को मुस्कुरा कर देखती और कभी कभी किसी कर्मचारी को प्यार से समझा देती कि ग्राहक से हमेशा विनम्रता से बात करनी चाहिए। जब भी कोई ग्राहक उनसे पूछता कि ये सब किसने बनाया है, तो अम्मा गर्व से कहती, ये सब मेरी बेटी दीप्ति की मेहनत है। मैंने तो सिर्फ उसे प्यार दिया था, बाकी उसने अपनी किस्मत खुद लिखी है। ये सुनकर दीप्ति की आंखें भर आती और वो चुपचाप अम्मा के चरण छू लेती। उधर कनिका और उसकी माँ की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उस बदलाव में सुख नहीं, केवल पछतावा और कठिनाइयाँ थी। वर्षों तक घमंड और लालच में जीने वाली दोनों महिलाओं ने कभी मेहनत करना नहीं सीखा। धीरे धीरे उनके घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। पिता का व्यापार पहले ही बंद हो चुका था और जो थोड़ी बहुत ज़मीन बची थी, वो भी कर्ज चुकाने में बिक गई। बीमारियों के कारण कमज़ोर हो चुके थे। जिन लोगों के सामने कनिका और उसकी माँ कभी घमंड से सिर उठाकर चलती थी, वही लोग अब उन्हें दया की नज़र से देखने लगे थे। कई बार उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी मुश्किल होने लगी। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें तब हुई जब गांव में हर तरफ दीप्ति की सफलता की चर्चा होने लगी। लोग कहते, जिस बच्ची को कभी घर से निकाल दिया गया था, आज उसी ने अपनी मेहनत से इतना बड़ा नाम कमा लिया।
ये बातें सुनकर कनिका के दिल में जलन और बढ़ जाती। वो रात रात भर सोचती रहती कि आखिर जिस लड़की को उसने सड़क पर छोड़ दिया था वो इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच गई। एक दिन उसने अपने एक परिचित से दीप्ति के बारे में पूरी जानकारी निकलवाई। जब उसे पता चला कि अब दीप्ति के 3-3 टी कैफ़े हैं, उसका नाम शहर के सम्मानित लोगों में लिया जाता है और बड़े बड़े व्यापारी भी उसका सम्मान करते हैं, तो उसका दिल ईर्ष्या से भर उठा। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर कई बार दीप्ति के कारोबार को नुकसान पहुँचाने की योजना बनाई। कभी कर्मचारियों को पैसे देकर भड़काने की कोशिश की, कभी झूठी अफवाहें फैलवाई, कभी कैफे की बदनामी कराने का प्रयास किया, लेकिन हर बार सच की जीत हुई। दीप्ति की ईमानदारी और लोगों का विश्वास इतना मजबूत था कि उनकी हर चाल नाकाम साबित हुई। उल्टा हर असफल कोशिश के बाद लोगों का भरोसा दीप्ति पर और भी बढ़ता गया। कनिका और उसकी माँ जितनी बार उसे गिराने की कोशिश करती, दीप्ति उतनी ही ऊंचाई पर पहुंचती चली जाती। इसी बीच अम्मा की तबीयत पहले से ज़्यादा खराब रहने लगी। बढ़ती उम्र ने उनके शरीर को पूरी तरह थका दिया था। एक शाम जब कैफ़े बंद होने वाला था, अम्मा ने दीप्ति को अपने पास बुलाया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा सहलाया और कहा, बेटी आज तुझे देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मेरी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दी। जब तू पहली बार भूखी प्यासी मेरी टपरी पर आई थी, तब मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन तू इतनी बड़ी इंसान बनेगी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा गर्व इस बात का है कि तूने अमीर बनने के बाद भी अपना दिल गरीब नहीं होने दिया। तू आज भी वैसी ही है जैसी उस दिन थी जब तूने पहली बार मुझे अम्मा कहकर पुकारा था। ये सुनते ही दीप्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अम्मा के हाथ अपने माथे से लगा लिए और रोते हुए बोली, अम्मा, अगर उस दिन आपने मुझे एक कप चाय और एक ब्रेड ना दी होती, अगर आपने मुझे अपनी बेटी बनाकर ना अपनाया होता, तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। ये सब आपका है और मैं भी आपकी हूँ। मेरी हर सांस पर आपका अधिकार है। दोनों एक दूसरे से लिपटकर देर तक रोती रहीं। वहाँ मौजूद कर्मचारियों की आंखें भी नम हो गईं। हर किसी को महसूस हो रहा था कि दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता खून का नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग का होता है। उसी समय किस्मत एक नया मोड़ लेने की तैयारी कर रही थी। दीप्ति की ईमानदारी, सादगी और मेहनत से प्रभावित होकर शहर के एक प्रतिष्ठित और करोड़पति उद्योगपति परिवार ने अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता भेजा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें दहेज नहीं बल्कि संस्कारों वाली बेटी चाहिए। जब ये बात अम्मा ने सुनी तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्हें लगा कि भगवान अब दीप्ति की जिंदगी के सारे पुराने घाव भरने वाले हैं। दीप्ति के लिए रिश्ता लेकर आए उस प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार ने धन दौलत से ज़्यादा उसके संस्कार, संघर्ष और चरित्र को महत्व दिया। लड़के का नाम आदित्य था। वो करोड़ों की कंपनी का मालिक होने के बावजूद बेहद सरल स्वभाव का इंसान था। जब उसने पहली बार दीप्ति के संघर्ष के बारे में सुना कि कैसे एक 6 साल की बच्ची को उसके अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया था, कैसे उसने भूख, अपमान और अकेलेपन के बीच जिंदगी बिताई, कैसे एक अनजान बूढ़ी अम्मा ने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला और कैसे उसी बच्ची ने मेहनत के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया, तो उसके मन में दीप्ति के लिए सम्मान कई गुना बढ़ गया। आदित्य ने अपने माता पिता से साफ कह दिया कि यदि वो शादी करेगा तो केवल दीप्ति से ही करेगा, क्योंकि उसे सुंदर चेहरा नहीं बल्कि सुंदर चरित्र चाहिए। जब ये रिश्ता अम्मा के सामने आया तो उनकी आंखों में खुशी और डर दोनों थी। खुशी इस बात की कि उनकी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिल रहा था, और डर इस बात का कि कहीं शादी के बाद दीप्ति उनसे दूर ना हो जाए। लेकिन दीप्ति ने अम्मा का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, मैं कहीं भी चली जाऊं, आपकी बेटी मैं हमेशा रहूंगी। मेरा पहला घर आपका आंचल है। अगर कोई मुझे अपनाएगा तो आपको भी अपनी माँ की तरह अपनाना होगा, नहीं तो मैं ये रिश्ता स्वीकार नहीं करूंगी। जब ये बात आदित्य और उसके माता पिता ने सुनी
तो उन्होंने बिना एक पल गवाए कहा, आज से अम्मा हमारी भी माँ है। जिस माँ ने इतनी महान बेटी को संस्कार दिए हैं, उन्हें सम्मान देना हमारा सौभाग्य होगा। ये सुनते ही अम्मा फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें लगा जैसे भगवान ने उनके त्याग का सबसे सुंदर पुरस्कार दे दिया हो। कुछ ही समय बाद पूरे रीति रिवाजों और सादगी के साथ दीप्ति और आदित्य का विवाह संपन्न हुआ। शादी में गांव के वही लोग मौजूद थे जिन्होंने कभी दीप्ति को भूखा और बेसहारा देखा था। आज उसी बच्ची को दुल्हन के रूप में विदा होते देखकर हर किसी की आंखें नम थी। अम्मा ने कांपते हुए हाथों से उसका कन्यादान किया। वो बार बार भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि उन्होंने एक अनाथ बच्ची को सम्मान से भरी जिंदगी दी। शादी के बाद भी दीप्ति बिल्कुल नहीं बदली। उसने अपने सभी टी कैफ़े पहले की तरह खुद संभाले। आदित्य भी अक्सर उसके साथ कैफ़े में बैठता, ग्राहकों से बातें करता और कर्मचारियों का हाल पूछता। दोनों पति पत्नी ने मिलकर कारोबार को और आगे बढ़ाया। कुछ ही महीनों में उनके कैफ़े की नई शाखाएं भी खुल गई। शहर के बड़े बड़े लोग वहां आने लगे, लेकिन दीप्ति ने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं बुलाया। वो आज भी रोज़ सुबह सबसे पहले अम्मा के चरण छूती, उनके लिए अपने हाथों से चाय बनाती और फिर कैफ़े के काम में लग जाती। अम्मा अब बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने काम करना पूरी तरह छोड़ दिया था। कैफ़े के एक शांत कोने में उनके लिए एक आरामदायक कुर्सी रखी गई थी। वहीं बैठकर वो पूरे कैफ़े को प्यार भरी नज़रों से देखती रहती। कभी किसी कर्मचारी को मुस्कुराकर आशीर्वाद देती, तो कभी किसी गरीब बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाती। हर कर्मचारी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाता था। दीप्ति हमेशा कहती थी, ये कैफ़े मेरा नहीं, अम्मा का है। मैं तो सिर्फ उनके सपनों को आगे बढ़ा रही हूँ। ये सुनकर अम्मा की आंखें गर्व से भर जाती थी। उधर कनिका और उसकी माँ की हालत अब पहले से भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। गरीबी ने उनके सारे घमंड को तोड़ दिया था। जिन रिश्तेदारों के सामने वे कभी अपनी अमीरी का दिखावा करती थी, वही लोग अब उनसे दूरी बनाने लगे थे। एक दिन बाजार में किसी ने कनिका से कहा, अगर काम चाहिए तो शहर वाले अम्मा टी कैफ़े में पूछ लो, वहाँ अच्छे लोगों को कभी मना नहीं किया जाता। पहले तो कनिका को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। अगले ही दिन वो अपनी माँ के साथ उसी कैफ़े की तरफ चल पड़ी। दोनों के कपड़े पुराने हो चुके थे, चेहरे पर गरीबी और पछतावे की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वे कैफ़े के मुख्य द्वार के पास पहुंची, उनकी नज़र सामने लगे बड़े बोर्ड पर पड़ी, अम्मा टी कैफ़े। अंदर ग्राहकों की लंबी कतार थी, कर्मचारी मुस्कुराकर सेवा कर रहे थे और हर तरफ सम्मान का माहौल था। कनिका ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने कभी एक कप चाय के लिए तरसने पर मजबूर कर दिया था, आज उसी के कैफ़े में सैकड़ों लोग सम्मान के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। इसी बीच कैफ़े के अंदर से दीप्ति अपने पति आदित्य के साथ बाहर आई। उसने हल्की सी साड़ी पहन रखी थी, चेहरे पर सादगी लेकिन आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक था। आदित्य उसके साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था और दोनों किसी नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। ये दृश्य देखकर कनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखें फैल गईं और वो कुछ पल के लिए बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिसको उसने कभी धक्के मारकर घर से निकाल दिया था, जिसे उसने भूख से तड़पने के लिए छोड़ दिया था, आज वही करोड़ों की मालकिन बनकर सम्मान से जी रही थी। दूसरी ओर वो खुद फटे हाल कपड़ों में खड़ी थी। उसकी माँ की आंखें भी शर्म से झुक गईं। उसी समय उसकी नज़र कैफ़े के अंदर एक कुर्सी पर बैठी अम्मा पर पड़ी। वही अम्मा जिन्होंने वर्षों पहले एक भूखी बच्ची को एक कप चाय और एक ब्रेड देकर नई जिंदगी दी थी, आज पूरे कैफ़े की सबसे सम्मानित सदस्य थी। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। कनिका काफ़ी देर तक कैफ़े के दरवाजे पर खड़ी कांपती रही। आज उसके चेहरे पर शर्म, पछतावा और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी माँ की हालत भी कुछ अलग नहीं थी।
दोनों धीरे धीरे कांपते कदमों से कैफे के अंदर पहुंची। वहां बैठे ग्राहक दीप्ति की विनम्रता और उसके व्यवहार की तारीफ कर रहे थे। कर्मचारी पूरे सम्मान के साथ उसे मैडम नहीं बल्कि दीप्ति दीदी कहकर बुला रहे थे। ये देखकर कनिका का सिर और झुक गया। इतने में दीप्ति की नज़र उन दोनों पर पड़ी। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। उसकी आंखों के सामने वो बरसाती शाम घूम गई जब वो अपने पिता के बंद दरवाजे के सामने बैठकर रो रही थी। उसे वो ठंडी रातें याद आ गई जब वो मंदिर की सीढ़ियों पर भूखी सो जाती थी। उसे वो दिन भी याद आया जब उसने कांपते हुए हाथों से अम्मा से एक कप चाय मांगी थी। उन सभी यादों ने उसके दिल के पुराने घाव फिर से ताज़ा कर दिए। कुछ क्षणों तक वो बिना कुछ बोले केवल कनिका और माँ को देखती रही। पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द बोले। आखिरकार कनिका रोते हुए दीप्ति के पैरों में गिर पड़ी। उसकी माँ भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कनिका फूट फूट कर रोते हुए बोली, दीप्ति मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। उस समय मुझे अपने घमंड के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। मैंने तुम्हारा बचपन छीन लिया, तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम्हें भूख और अकेलेपन के हवाले कर दिया। आज भगवान ने मुझे मेरी हर गलती की सज़ा दे दी है। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैं हर दिन उसी दर्द में जी रही हूँ जो कभी मैंने तुम्हें दिया था। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। उसकी माँ भी रोते हुए बोली, बेटी मैंने भी तेरे साथ बहुत अन्याय किया। मैं माँ कहलाने के योग्य नहीं हूँ। आज समझ आया है कि दूसरे के बच्चों को रुलाने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। हमने जो बोया था आज वही काट रहे हैं। दोनों की आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद कई लोगों की आंखें भी नम हो गईं। अम्मा अपनी कुर्सी पर बैठी सब कुछ देख रही थी। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो जानती थी कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह नहीं भरते। दीप्ति ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और शांत आवाज़ में कहा, आज तुम्हें देखकर मुझे अपने बचपन का एक एक पल याद आ रहा है। जब मैं 6 साल की थी, मुझे बस अपने पिता का साथ चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे भूख लगी थी लेकिन किसी ने रोटी नहीं दी। मैं ठंड में कांपती रही लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अगर उस दिन अम्मा मुझे एक कप चाय और ब्रेड नहीं देती, अगर उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर ना अपनाया होता, तो शायद आज मैं इस दुनिया में जिंदा भी ना होती। तुम आज मुझसे माफ़ी मांग रही हो, लेकिन मेरा बचपन कौन लौटाएगा? मेरी माँ की कमी कौन पूरी करेगा? मेरे वो आंसू कौन वापस देगा जो मैंने हर रात अकेले बहाए थे? मैं तुम्हारे लिए अपने मन में नफ़रत नहीं रखती, क्योंकि नफ़रत इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है। लेकिन मैं अपने साथ हुआ अन्याय भी कभी नहीं भूल सकती। इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकती हूँ ताकि मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में फिर कभी जगह नहीं दे सकती। ये तुम्हारे कर्मों का फल है और इसे तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। भगवान हर इंसान को उसके कर्मों का हिसाब जरूर देते हैं। इतना कहकर दीप्ति ने कर्मचारियों की तरफ देखा और शांत स्वर में बोली, इन दोनों को सम्मान के साथ बाहर तक छोड़ आइए। ये यहाँ किसी अपमान की नहीं बल्कि अपने कर्मों की सज़ा लेकर आई हैं। कनिका और उसकी माँ रोते हुए धीरे धीरे कैफे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते समय उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। अम्मा अपनी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी और दीप्ति उनके पास जाकर उनके चरणों में बैठ गई। उसने अम्मा का हाथ अपने सिर पर रख लिया। अम्मा ने कांपते हुए हाथों से उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी जिंदगी में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, अच्छे कर्म होते हैं। तूने दर्द सहकर भी इंसानियत नहीं छोड़ी, इसीलिए भगवान ने तुझे इतना सम्मान दिया। हमेशा इसी तरह लोगों की मदद करती रहना। दीप्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अम्मा को गले लगा लिया और बोली, अम्मा, मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे जन्म नहीं दिया लेकिन जीना सिखाया। दुनिया मुझे करोड़पति कहती है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दौलत आपका प्यार है। पूरे कैफे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी।
उस दिन सभी ने अपनी आंखों से देख लिया कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, पैसे या परिवार से नहीं बल्कि उसके कर्मों और संस्कारों से होती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।